चकिया की डायन की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। चकिया की डायन एपिसोड 5। लाल सिंह को गांव लौटने में देर हो गई थी और इसी कारण वो भगवान का नाम जपता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन तब वो भगवान का नाम जपता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन तभी एक मीठी आवाज ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उस पे हमला कर दिया। अभिमन्यु, जो अपने गेस्ट हाउस लौट रहा था, एक चीख सुन के लाल सिंह की ओर भागा। अभिमन्यु को लाल सिंह घायल हालत में मिला और वो बुरी तरह डरा हुआ था। अभिमन्यु सरपंच की मदद से लाल सिंह को हॉस्पिटल ले गया, जहां लाल सिंह ने जब बताया कि उसका सामना डायन से हुआ तो सबके होश उड़ गए। लेकिन अभिमन्यु को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि सरपंच कुछ तो छिपा रहे हैं। अभिमन्यु के दिमाग में सवालों का जंजाल बुनता जा रहा। ऊपर से सरपंच की इस तरह बातों को दबाने की कोशिश करना, हर एक बात अभिमन्यु को चक्रव्यूह में उलझाती जा रही। डॉक्टर ने लाल सिंह को ले जाने की इजाजत। देर में वो लोग लाल सिंह को ले गांव की तरफ चल दिए। सरपंच गाड़ी चला रहे थे और पीछे वाली सीट पर लाल सिंह सो रहा था। अभिमन्यु सरपंच को थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सरपंच जानते हैं और बताना नहीं चाह रहे हैं। सरपंच को भी एहसास था कि अभिमन्यु उन्हें बार बार देख रहा है। कुछ सोच सरपंच बोले, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कुछ कहना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। जो बात अभिमन्यु को खाई जा रही थी उसने सीधी पूछ दी। इस डायन का किस्सा क्या है जिससे चकिया के लोग इतने डरे हुए हैं? सरपंच कुछ देर के लिए शांत हो गए, मानो वो कुछ सोचने लगे। और फिर अचानक उन्होंने जोर से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, जिससे अभिमन्यु को जोर का झटका लगा। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सरपंच बिना उसकी तरफ देखते हुए बोले, लीजिए, आपका गेस्ट हाउस आ गया। पूरा दिन सफर करके आप भी थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। और मुझे दशरथ साहब ने बताया था कि आपकी प्रीति जी से नहीं बनती है। अभी तो काफ़ी लेट हो गया है, सो गई होंगी। आप चुपचाप गेस्ट हाउस में जाकर सो जाइए, बाकी मैं सवेरे इनसे बात कर लूँगा। अभिमन्यु कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही सरपंच अभिमन्यु की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराए और विदा लेते हुए वहां से निकल गए, जिससे अभिमन्यु समझ गया कि ये सरपंच एकदम टेढ़ी खीर है और इससे कोई भी जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। अब अभिमन्यु को पूरा यकीन हो चुका था कि सरपंच कुछ तो जरूर छिपा रहे हैं और उसी समय उसने ठान लिया कि वो बहुत जल्द इस राज को जान के रहेगा। अगले दिन शोरगुल सुनकर अभिमन्यु की नींद खुली। खिड़की के बाहर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अभिमन्यु ने अपनी नींद भरी आंखें धीमे से खोली और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर का नजारा देख एक लंबे समय बाद उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान उभर आई। आज संडे था। प्रीति के घर के बाहर बगीचे में स्कूल के बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और प्रीति
आंखों पर पट्टी बांधे उन हंसते चिल्लाते बच्चों के पीछे भाग रही थी। तभी अभिमन्यु की नजर प्रीति की ड्रेस पर पड़ी। उसने सफेद और गुलाबी प्रिंट का एक खूबसूरत कुर्ता और सफेद सलवार पहनी हुई थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे। अभिमन्यु उसके रेशमी बालों को देखकर जैसे खो सा गया। ऐसा लगा जैसे अभिमन्यु किसी पुरानी याद में चला गया हो। अभिमन्यु ने प्रीति के हाथों पर नजर डाली तो उसने अपने हाथों में गुलाबी चूड़ियां पहन रखी थी, जिनकी छन छन करती मीठी सी आवाज अभिमन्यु के कानों में पड़ रही थी। अभिमन्यु की आंखों में प्रीति एक खिले गुलाब सी लग रही थी। पल भर के लिए अभिमन्यु उससे अपनी सारी दुश्मनी भूल गया और मंत्र मुग्ध होकर उसे निहारता रहा। अभिमन्यु को रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो उसे देखकर ऐसा खो गया कि वो चलकर उन खेल रहे बच्चों के बीच में आ गया है। तभी प्रीति एक बच्चे को पकड़ने के लिए आगे भागी, लेकिन वो बच्चा तुरंत ही वहां से हट गया और प्रीति ने अभिमन्यु को पकड़ लिया। ये देख बच्चे जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। प्रीति ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो सामने अभिमन्यु को देख वो हैरान रह गई। अभिमन्यु भी हैरानी से प्रीति को देख रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। उनको देख एक पल को लगा कि दोनों अपनी दुश्मनी भूल जाएंगे कि अचानक से प्रीति अभिमन्यु को जोर से धक्का देकर चिल्लाते हुए बोली, तुम फिर से वापस आ गए, बड़े बदतमीज हो, हटो मेरे रास्ते से। अभिमन्यु की मुस्कुराहट भी एक पल में गायब हो गई और वो भी उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, ओ मैडम, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है तुम्हारे पास रहने का, और इतनी ही नफरत है तो पकड़ा क्यों मुझे? ये सुन प्रीति का खून खौल उठा। वो चिल्लाने को हुई, लेकिन तभी उसका ध्यान बच्चों पर गया जो उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। प्रीति उनकी ओर देख बड़े प्यार से बोली, बच्चों, आप लोग अंदर जाकर खेलो, मैं कुछ देर में आती हूँ, ओके? बच्चे शोर मचाते हुए अंदर घर में चले गए। जैसे ही बच्चे वहां से गए, प्रीति अभिमन्यु पर बुरी तरीके से बरस पड़ी और ऊंची आवाज में बोली, तुम जैसे घटिया इंसान के मैं गले लगना तो दूर, पलट के भी ना देखूं। मुझे तुम्हारी शक्ल से एलर्जी है। तुम्हें देखते ही मेरा सारा दिन खराब। तुम बनौती हो मेरे लिए, और तुम वापस कैसे घुसे मेरे घर में? मना किया था ना कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अभिमन्यु भी ये सब सुनकर गुस्से से खौल उठा और वो भी चिल्लाते हुए बोला, मुझे भी तुम जैसी चुड़ैल की शक्लें देखने का कोई शौक नहीं है। जहाँ जाती हो मनुष्यत ही लाती हो। तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा लक ही बैड हो जाता है। से मैं जोर से चिल्लाते हुए बोली, निकल जाओ मेरे घर से। आज अगर तुम नहीं निकले तो मैं दशरथ जी से शिकायत करूंगी। तभी एक कार प्रीति के घर के बाहर रुकी और उसमें से टीआई दशरथ, एक लड़की जैसे पतले आदमी, हवलदार दीनदयाल के साथ बाहर आए। वो आदमी इतना पतला था कि एक तेज हवा का झोंका भी उसे उड़ा के ले जा सके। टीआई दशरथ प्रीति और अभिमन्यु के बीच चिल्लम चिल्ली देखकर उन दोनों को शांत कराते हुए बोले, अरे भाई, क्यों लड़ रहे हो? क्या बात हो गई? प्रीति तुरंत बोली, दशरथ जी, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। आप इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाइए प्लीज। अभिमन्यु गुस्से में ही ऊंची आवाज में बोला, तुम कोई एहसान नहीं कर रही, मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। टीआई दशरथ बोले, भाई, तुम्हें रहना तो यहीं पड़ेगा।
मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं मजबूर हूँ। अब वो पतला सा आदमी बीच में बोला। सर, मैं तो यहाँ रह सकता हूँ ना? टीआई दशरथ उस पतले से आदमी के बारे में भूल ही गए थे। वो उसकी ओर देख बोले, ओहो दीनदयाल, तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो देना ही भूल गया मैं। इसके बाद वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोले, ये है दीनदयाल, तुम्हारा जूनियर। इस केस में तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे साथ ही रहेगा। प्रीति फिर से चिल्लाते हुए बोली, दशरथ जी, आप क्यों इस आफत को मेरे गले बांध रहे हो? मुझे इस आदमी को अपने यहाँ नहीं रखना है। अभिमन्यु की आंखों से आग निकल रही थी। प्रीति की बातें सुनकर वो कुछ बोलने को हुआ कि टीआई दशरथ ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा और प्रीति की तरफ देख बोले, प्रीति जी, देखिए, इस वक्त हमारे लिए इस केस को सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा गांव डेंजर में है। प्लीज आप मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मैं अभिमन्यु की गारंटी लेता हूँ, अगर उसने कोई भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टीआई दशरथ ने अभिमन्यु को वार्निंग दे दी। ये देख प्रीति को थोड़ी तसल्ली हुई और वो वहां से झल्ला के घर के अंदर चली गई। जैसे ही प्रीति वहां से गई, अभिमन्यु थोड़ा सख्ती भरी आवाज में दशरथ से बोला, क्या सर, आपने उस पागल लड़की को बहुत सिर पर चढ़ा कर रखा है। टीआई दशरथ गंभीर भावों से बोले, देखो अभिमन्यु, मैंने पहले भी कहा है, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तुम्हें तो अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें तमीज से यहाँ रहना पड़ेगा। अभिमन्यु को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। दशरथ वहां से जाने को हुए, तभी अभिमन्यु बोला, सर, वो प्लीज एक मोटर बाइक का इंतजाम करवाना मत भूलिएगा, केस की जांच के लिए चाहिए। दशरथ बोले, बिल्कुल, वो इंतजाम कल ही हो जाएगा। ये कहकर दशरथ वहां से निकल गए। इसके बाद अभिमन्यु और दीनदयाल दोनों गेस्ट हाउस की तरफ चल दिए। दीनदयाल साथ चलते हुए बोला, सर, ये मास्टरनी प्रीति तो बड़ी गुस्सैल औरत लगती है। अभिमन्यु ताना मारते हुए बोला, पूरी की पूरी चुड़ैल है। दीनदयाल हिचकिचाते हुए बोला, सर, मैं एक बात कहूँ, अब बुरा तो नहीं मानोगे? कहो, अभिमन्यु बोला। दीनदयाल फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, आपको लड़ते देख मुझे लगा जैसे आप दोनों मियाँ बीवी हो। ये बोल दीनदयाल शर्माते हुए हल्का मुस्कुराया। अभिमन्यु उसको बुरी तरह डांटते हुए बोला, भांग पीकर तो नहीं आया हो सुबह सुबह? उस चुड़ैल के साथ शादी करने से अच्छा आदमी कुंवारा मर जाए। दीनदयाल को अभिमन्यु की बातें बुरी लगी और वो उदासी भरी आवाज में बोला, सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम आप दोनों में क्या दुश्मनी है। अभिमन्यु उसकी बात काटते हुए बोला, जानने लायक भी नहीं है, पर इतना जरूर है कि सिर्फ मैं इस प्रीति का असली रूप जानता हूँ। सारे गांव वालों के लिए वो देवी बनी हुई है, पर असल में वो एक शातिर चुड़ैल है। दीनदयाल अभिमन्यु से सहमति जताते हुए बोला, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मेरे जीवन में भी एक चुड़ैल है। अभिमन्यु उसे हैरानी में देखता हुआ बोला, क्या मतलब? दीनदयाल परेशान होकर बोला, सारी बीवियां कभी ना कभी चुड़ैल बन ही जाती है सर जी। देखने में बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन हरकतें बिल्कुल चुड़ैल जैसी, नाक में दम कर देती है। ये सुन अभिमन्यु हंसते हुए बोला, मेरा इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मुझे ऐसा एक्सपीरियंस लेना है। दीनदयाल बोला, इसीलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए ये पोस्टिंग ले ली, ताकि मैं चैन से उससे दूर रह सकूं। अभिमन्यु और दीनदयाल दोनों गेस्ट रूम की व्यवस्था अपनी अपनी जगह के हिसाब से करने लगे। आखिर रहना यहाँ दोनों को ही था। थोड़ी देर बाद दोनों थक कर सो गए। जब उनकी आंख खुली
तो शाम हो चुकी थी। अभिमन्यु दीनदयाल को ऑर्डर देते हुए बोला, दीनदयाल, चाय नाश्ता का इंतजाम करो कुछ। दीनदयाल को हुक्म दिया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका पूरा नाम दीनदयाल सिंह राजपूत था और राजपूत घराने से होने के कारण उसे किसी की जी हुजूरी करना कभी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा डब्बू नेचर का था, इसलिए वो अभिमन्यु से कुछ नहीं कह पाया और वहां से चुपचाप उठ के नाश्ते की व्यवस्था देखने लगा। अभिमन्यु खिड़की के बाहर कुछ देख रहा था। अंधेरा होना शुरू हो गया था और सारे गांव में सन्नाटा पसरना शुरू हो चुका था। चकिया गांव था तो बड़ा खूबसूरत, पर यहाँ की हवा में कुछ ऐसा था कि रात होते ही गांव की रंगत बदलने लगती थी। एक अजीब सा डर बिखर जाता था। अभिमन्यु खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि अचानक उसे बाहर कुछ दिखा। वो चौंक कर तुरंत उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकला। अभिमन्यु भागते हुए गेट से बाहर सड़क पर आया और एक दिशा में दौड़ने लगा। दूर आगे कोई लाल दुपट्टा ओढ़े तेजी से चला जा रहा था। अभिमन्यु तेजी से उसका पीछा करने लगा और अब तेजी से जाती हुई औरत की धुंधली आकृति उसे दिखाई दी। अभिमन्यु उस औरत का पीछा कर रहा था जिसने लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और वो उसी बरगद के पेड़ वाले रास्ते पर बढ़ रही थी। ये शाम कुछ अजीब सी थी। पूरा गांव आज कोहरे से ढका हुआ था। 20 फीट दूर कुछ भी देखना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जगह एक धुंध वाला कोहरा छाया हुआ। अभिमन्यु को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कोहरे के कारण वो औरत कब उसकी आंखों से ओझल हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने तुरंत ही अपने मोबाइल में टॉर्च लाइट को जला लिया और उस औरत को ढूंढने लगा। वो चलते चलते सोचने लगा, आखिर कौन है ये औरत और बार बार उस बरगद के पेड़ के पास ही क्यों दिखती है? ऐसा क्या राज छिपा है उस पेड़ में? ये सोचते हुए अभिमन्यु मोबाइल की टॉर्च लाइट के सहारे काफी दूर निकल आया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो है कहाँ। अचानक हर तरफ फैली हुई धुंध धीमे धीमे छटने लगी और अभिमन्यु को समझ आया कि वो उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा है। अभिमन्यु ने अब टॉर्च की लाइट बंद कर ली और अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो लाल दुपट्टे वाली औरत उसे कहीं नजर नहीं आई। अभिमन्यु अपने आप से बातें करते हुए बोला, कमाल है, किसी रास्ते तो जाते देखा था उसे, अब अचानक गायब हो गई। कहाँ चली गई? कौन थी वो औरत जो फिर से अभिमन्यु को नजर तो आई, मगर उस खौफनाक बरगद के पेड़ के पास आके धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। क्या गांव में हो रही हत्याओं के पीछे उसका हाथ था? क्या अभिमन्यु जान पाएगा उस औरत का सच और चकिया की डायन का राज? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि